माझ्या मुलांना आवडतं फक्त मम्माच्या हातचं जेवण। घरकुल मसाले, स्वादिष्ट जेवण, सुखी जीवन। जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार की ओर से आज महाराष्ट्र के सभी जिलों में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया। नागपुर में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में अंबाझरी में पौधारोपण किया गया। इस मुहिम में स्काउट गाइड के छात्र और स्कूली छात्रों ने जमकर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र सरकार की वन विभाग द्वारा राज्य भर में पर्यावरण को बढ़ावा देने और हरित क्रांति लाने के लिए 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया। नागपुर जिले में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में अंबाझरी क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। इस मुहिम में स्कूल कॉलेज के छात्र, शिक्षकगण, सामाजिक संस्थाओं के स्वयंसेवक और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मुहिम का लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए विधायक अनिल सोले ने वृक्ष दिंडी निकालकर पूर्व विदर्भ में लोगों में वृक्षारोपण की जानकारी दी थी। इस कार्य में कई सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हुई। वन विभाग ने इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी की थी। पालक मंत्री के हाथों वृक्षारोपण की शुरुआत करने के बाद शहर में कई जगह वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि महानगर पालिका नगर पंचायत को टारगेट दिया गया था और लोगों को हर घर में 2 से 3 पौधे लगाने की अपील की थी। नागपूर जिल्ह्यामध्ये एक घर 2 झाड आणि शासनाच्या सर्व जागेवर ज्या ज्या जागा वन क्षेत्रामध्ये आपल्याला वनात आणता येईल त्या जागेवर आजपासून नागपूर जिल्ह्यातल्या सर्व जनतेने उत्स्फूर्तपणे शासनाच्या आव्हानाला प्रतिसाद दिलाय। नागपूर शहर जिल्ह्यातला प्रत्येक घरचा व्यक्ती आज घराबाहेर येऊन एक झाड लावतो आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय आपले वनमंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी यांनी दिलेल्या संकल्पपूर्तीचा हा दिवस हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाला अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे। इतिहासात नोंद होणारा दिवस आहे आणि इतिहासात नोंद एवढा करता की 2 कोटी वृक्ष हे जनता लावत आहे। जनतेने हा कार्यक्रम स्वीकारलेला आहे आणि त्यामुळे जेव्हा जनता कार्यक्रम स्वीकारतं तेव्हा तो कार्यक्रम कधी फेल होऊ शकत नाही। आज केवळ 2 कोटी शब्द दिल्याबरोबर माझा अंदाज आहे की 2 कोटीच्या वर जो आपण टार्गेट घेतला आहे त्याच्यापेक्षाही जास्त वृक्ष या राज्यात लागणार आहेत। प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी आला आहे। माननीय आमदार अनिल सोले यांनी जे वृक्षदिंडी जनजागरणाची पूर्व विदर्भात घेतली त्याचाही मोठा लाभ त्या ठिकाणी या वृक्ष लागवडला झाला आहे। नागपूर जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त झाडं लागतील असा प्रयत्न आहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, इन्होंने जो संकल्प कैबिनेट में किया था वो संकल्प जनता को लेके किया था और जिस प्रकार से जलयुक्त शिवार में जनता ने इस कार्यक्रम को, छोटे मोटे लोगों ने, गांव के किसानों ने अपने हाथ में लेकर, किसान जब अपना पावड़ा और घमेला लेके वहाँ पर आके कार्यक्रम किया, आज आप विदर्भ में मराठवाड़ा में देख रहे हैं कि जहाँ अकाल था वहाँ पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार से ये जो संकल्प हुआ ये कोई शासन के लेवल पे ये घोषणा हुई, शासन के लेवल पे नियोजन हुआ, पर जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से अनिल जी अभी सोले साहब जी 5 जिलों में दौरा करके आए, जनता ने जब ये कार्यक्रम को एक्सेप्ट कर लिया है तो 2 करोड़ का नहीं, मैं तो कहता हूँ इसका जब आकलन होगा ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा होगा और ये जो संगोपन होगा इसका, ये संगोपन का प्लानिंग ऐसा है कि सरकारी जगहों पे गवर्नमेंट तो करेगी। जिस प्रकार से हमारे महाजन ने ठहराया कि 50,000 झाड़ हम कुछ संगोपन करेंगे, उसी प्रकार से सब स्वयंसेवी संस्थाएं और नागरिक जब रास्ते पे उतर गए तो 100% वृक्ष ये टिकेंगे, बड़े होंगे। और अभी तो नागपुर जिले में और नागपुर महानगर पालिका में मैंने कहा है कि हम ऐसा कुछ करते हैं,
टैक्स पेयर को बोलते हैं कि आपके घर के सामने 2 वृक्ष लगाइए, चाहे अपने सौजन्य से लगाइए, चाहे अपने माता पिता जो गुजर गए उनके स्मृति से लगाइए। जब जनता रास्ते पे आ गई है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, संकल्प पूरा होगा। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले और बौद्धजनों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे कर्मवीर हरिदास आवले की 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कर्मवीर बाबू हाई स्कूल और वीरेंद्र हाई स्कूल के छात्रों ने रैली निकाली। कमाल चौक में उनकी प्रतिमा पर बौद्धजनों ने माल्यार्पण कर अभिवादन किया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था, उस आंदोलन में बहुत से नौजवानों ने अपने आप को समर्पित किया। उन नौजवानों में बाबू हरिदास जी आवले ये अग्रक्रम में आते हैं। उन्होंने अपने आप को जब तक वो जिंदे थे तब तक खुद को अम्बेडकरी मूवमेंट को समर्पित किया था। ना उनको घर की चिंता थी, ना परिवार की चिंता थी। उनको चिंता यहाँ के दलित पीड़ित शोषित वर्ग जो यहाँ की व्यवस्था ने उनको कुचला हुआ था, दबा के रखा था, उन लोगों के उत्थान के लिए, उन लोगों के भलाई के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनते हैं, उस कार्यक्रम के लिए बाबू आवले हमेशा कार्यरत रहे। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, इन संस्था को, समता सैनिक दल के वो तो सैनिक थे ही, और सैनिक रहते हुए 1957 में वे अखिल भारतीय समता दल के अध्यक्ष भी बने। तो आवले बाबू ने केवल उनकी दृष्टि यहाँ के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए जो जो उनसे बना वो उन्होंने किया। ऐसे महापुरुष का यहाँ पर जन्म शताब्दी का समारोह हम आयोजित किया है और आज 1 जुलाई 2016 को उनके जन्म को 100 साल पूरे हुए हैं। इसलिए कर्मवीर बाबा हरिदास जी आवले विचार प्रबोधन मंच की ओर से पूरे साल में जन्म शताब्दी के कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं और आज उन्हीं के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सीताराम हाड़के स्मृति भवन से एक अभिवादन रैली का आयोजन किया गया था और वो 10 नंबर पुल, इंदौरा बौद्ध विहार होते हुए बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़े के प्रतिमा को माल्यार्पण करके उनको अभिवादन किए और वहाँ से ये मार्च चलते रैली कर्मवीर बाबू आवले चौक में जिनकी प्रतिमा यहाँ खड़ी है, स्थापित है, उन प्रतिमा को यहाँ पुष्पमाला अर्पण करके यहाँ उनको भावभीनी आदरांजलि अर्पित की है। राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई को राज्य में 2 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के कई जिले में विभिन्न विभाग के लोग वृक्षारोपण करते नजर आए। अकोला जिले के तेल्हारा में पुलिस उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र मनौरे की मौजूदगी में वृक्षारोपण किया गया। 1 जुलाई से राज्य सरकार ने करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। इस परियोजना को पूरा करने में राज्य के कई विभागों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अकोला जिले के तेल्हारा में पुलिस उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र मनौरे की उपस्थिति में तेल्हारा पुलिस स्टेशन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां शहर प्रतिष्ठित नागरिक, वकील, नगर परिषद के पदाधिकारी मौजूद थे। उपस्थित मान्यवरों के हाथों और पुलिस उपविभागीय अधिकारी के हाथों वृक्षारोपण किया गया। वृक्ष को लगाने के साथ ही उनका संरक्षण करना भी जरूरी है, ऐसा पुलिस अधीक्षक ने कहा। शासनातर्फे आयोजित पुलिस स्टेशन तेलारा कार्यक्रम आज आयोजित केला होता। या कार्यक्रमाला तेलारा नगरीतील ज्येष्ठ नागरिक, बार समितीचे सदस्य, नगरपालिकेचे सर्व सभासद, पंचायत समितीचे सभासद, सर्व पक्षाचे आणि सर्व शासकीय यंत्रणेचे सर्व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाला त्यांनी हातभार लावला। माझी सर्व उपस्थितांना ही विनंती राहील की त्यांनी आपापल्या परिसरात याचप्रमाणे झाडं लावून ती जगावी व पर्यावरण योग्य राहण्यासाठी शासनाला सहकार्य करावे। धन्यवाद।
बुल्ढाना जिले में विभिन्न अम्बेडकरी संगठनों ने मिलकर मुंबई स्थित अम्बेडकर भवन को गिराए जाने और बाबा साहब की प्रिंटिंग प्रेस और महत्वपूर्ण लेख को क्षति पहुंचाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया और रत्नाकर गायकवाड़ के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने की मांग की। हम यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा, भारी बहुजन महासंघ, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन सेना, इन सभी पक्ष संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि यहाँ जो इस महीने की 24 तारीख को रात को जो घटना घटी, यानी 25 तारीख को सवेरे कि अम्बेडकर भवन ये रत्नाकर गायकवाड़ और उनके सब गुंडे लोग इन्होंने रात को गिराया। और यही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो प्रेस था, जो एक पवित्र वास्तु है, वो पवित्र वास्तु को भी नुकसान पहुंचाया। उसमें की जो मशीनरी थी प्रेस की, उसको भी क्षति पहुंचाई है। और यहाँ वहाँ के जो कागजात थे जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद लिखे थे, वो सब वहाँ से गायब कर दी है। एक प्रकार का वहाँ एक चोरी और दरोडेखोर का जो एक गुनाह यहाँ उन सब लोगों ने, गुंडे लोगों ने वहाँ पर किया है। वो कलम तो उनके लगाए गए हैं पुलिस ने, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं है। और अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र में ये माहौल शुरू हुआ है कि ये मोर्चे के द्वारा, आंदोलन के द्वारा जो भी यहाँ जैसा जमता है वैसे आंदोलन चालू है। और अभी भी अगर उनको अटक नहीं किया और वहाँ पर कोई कार्रवाई अगर नहीं हुई तो इस बुल्ढाना ज़िले में हम ये सभी अम्बेडकरी संगठन जो है वो अम्बेडकरी संगठन का द्वारा हम यहाँ पे एक मजबूत ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरा बुल्ढाना जिला यहाँ बंद करेंगे। और इसकी जवाबदारी जो भी है यहाँ बुल्ढाना का जो प्रशासन है वो उसके प्रशासन पर आती है। यही नहीं, जो गृह मंत्री, जो आज के मुख्यमंत्री है फडणवीस, उसके ऊपर भी यहाँ पर ये जवाबदारी आती है। वो मुख्यमंत्री में इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी वो लोगों को अटक करना चाहिए, क्योंकि यही हम चाहते हैं कि ये सब लोग जो है वो अम्बेडकरी विचारधारा के विरुद्ध लोग हैं। और इनकी गए अगर हुई तो यहाँ पूरे महाराष्ट्र में अम्बेडकरी चळवळ के जो लोग हैं वो संतापजनक हो जाएंगे और यहाँ कुछ भी माहौल पैदा हो सकता है। इसलिए मैं शासन को ये निर्वाण से ये इशारा देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन सभी ट्रस्टी को अटक होना चाहिए और उनके ऊपर तीव्र यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, यही अपेक्षा करता हूँ। दादर स्थित अम्बेडकर भवन को गिराए जाने पर अम्बेडकर जनता का आक्रोश कम होता नजर नहीं आ रहा है। अम्बेडकरी जनता आंदोलन मोर्चे निकालकर अपना रोष व्यक्त कर रही है। वहीं नांदेड़ जिले के धर्माबाद विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोर्चा निकाला और धर्माबाद बंद का ऐलान किया। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को निंदनीय बताते हुए रत्नाकर गायकवाड़ का निषेध किया गया। राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची एकीकडे 125वी जयंती मोठ्या थाटात करतात आणि तेच लोक जे की आमच्या लोकांची हाताशी धरून ज्यांनी नगर रत्नाकर गायकवाड यांनी डॉक्टर भवन पाडले आणि त्या निषेधार्थ म्हणून आम्ही भारतीय बौद्ध महासभा आणि भारिप बहुजन महासंघाच्या वतीने धर्माबाद बंद करीत आहोत। राष्ट्रपुरुष भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे दादर मुंबई येथे जे भवन होतं ते शासनाच्या वतीनं म्हणा, आणखी काही समाजकंटकाच्या वतीनं म्हणा, ते उद्ध्वस्त केलेलं आहे। ही घटना अतिशय महाराष्ट्रासाठीच काय पण अखिल भारतीय पातळीवर आणि जागतिक पातळीवर हे लाजिरवाणी बाब आहे। त्याच्यासाठी आम्ही त्यांचा निषेध म्हणून धर्माबादच्या वतीने, धर्माबाद तालुक्याच्या वतीने आज धर्माबादची बंदची बारी आम्ही बंदचा हाक दिलेला आहे। तर सर्व नागरिकांना माझी विनंती असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाची घटना लिहिलेली आहे, त्या घटनेचा अवमान होऊ नये, घटनेचा आदर करावा। त्यासाठी आपण सर्वांनी धर्माबाद एक दिवस बंद ठेवून आपण सर्वांनी बाबासाहेबांना अभिवादन। महाराष्ट्र शासन 1 जुलाई से पूरे राज्य में वृक्षारोपण की मुहिम चलाई है। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के कई शहरों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। उसी तरह जालना जिले के भोकरदन तहसील में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। मुंबई के दादर स्थित अम्बेडकर भवन गिराए जाने पर अम्बेडकरी जनता में भारी रोष व्यक्त है। अकोला शहर में भारी बहुजन महासंघ के कार्यकर्ताओं ने रत्नाकर गायकवाड़ का निषेध कर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया।
दादर येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन पाडल्याच्या निषेधार्थ आज प्रभाग क्रमांक 20च्या सर्व भारिप बहुजन महासंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने रत्नाकर गायकवाड आणि त्याच्यासोबत असलेले सगळे माफिया यांचा निषेध करण्यासाठी आजचा हा धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम होता. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टवर घुसखोरी करून जे बेकायदा ट्रस्टी झालेले आहेत त्यामध्ये रत्नाकर गायकवाड हा स्वतःला सल्लागार असं समजतो, परंतु सल्लागार हे पद कुठल्याही पद्धतीने बाबासाहेबांनी त्या ठिकाणी घेतलेलं नाही. आणि म्हणून आज रत्नाकर गायकवाडसारखा माहिती आयुक्त असलेला अधिकारी जाहीरपणे आंबेडकर भवन हे गुंडांचा अड्डा होता, आंबेडकरांचे तिन्ही नातू हे गुंड आहेत अशी भाषा करतो. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध तात्काळ मोक्काच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, त्याला अटक झाली पाहिजे आणि ट्रस्टी म्हणून ज्या लोकांना इथं घेण्यात आलेलं आहेत ती ट्रस्ट ताबडतोब बरखास्त करून प्राध्यापक व्यवहारे यांच्या नेतृत्वाखाली जी ट्रस्ट बाळासाहेब आंबेडकरांच्या सोबत आहे त्यांच्याकडे हा ताबा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर सरसेनानी आनंदराज आंबेडकरांनी जो गुन्हा रजिस्टर केलेला आहे भोईवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये, त्या रजिस्टर केलेल्या गुन्ह्याच्या अंतर्गत जे सर्व ट्रस्टी आहेत त्यात श्रीकांत गवारे असेल, त्यात सोनवारे असेल किंवा इतर जे ट्रस्टी आहेत त्या सगळ्यांना ताबडतोब अरेस्ट झाली पाहिजे. त्याचबरोबर आदर्श घोटाळ्यात रत्नाकर गायकवाड आहे, MMRDच्या घोटाळ्यात तो आहे आणि बार्टीच्या घोटाळ्यात तो आहे. त्यामुळे तिन्ही ठिकाणी असताना त्यांनी जे काही कृत्य केलेले आहेत त्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम नेमून त्याच्यावरती तात्काळ चौकशी शासनाने करावी अशी आमची मागणी आहे. महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे त्याची दखल भाजप सरकारने घेतली पाहिजे. रत्नाकर गायकवाड किंवा त्या ट्रस्टीला कुठल्याही पद्धतीने त्यांनी पाठबळ देऊ नये, अन्यथा आलेले दिवस हे त्यांच्यासाठी अच्छे असणार नाही, त्याची दखल भाजपने घेतली पाहिजे. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दादर स्थित अम्बेडकर भवन से अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन अम्बेडकर भवन के नया रूप देने के नाम पर उसे गिरा दिया गया. उसके बाद देश के विभिन्न जगहों पर आंदोलन किए गए. कोल्हापुर शहर में अम्बेडकरी संगठना ने नारे लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया और रत्नाकर गायकवाड़ का निषेध किया. कोपर गांव में जहां बौद्धजनों की संख्या अच्छी खासी है, वहीं मुस्लिमों की संख्या भी बड़े तादाद में होने से ईद जैसे मौके पर नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ रहती है, लेकिन बड़ी ज़मीन नहीं होने से दिक्कतें आती है, जिसके चलते क्षेत्र की विधायक स्नेहलता कोल्हे ने मैदान का निरीक्षण कर मदद करने का आश्वासन दिया. गेली अनेक वर्षापासून कोपरगाव शहरामध्ये जुने ईदगाह मैदान आहे. त्या ईदगाह मैदानामध्ये आज कोपरगावात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या बघत असताना ती जागा पुरे पडत नाही, म्हणून काही लोक ईदच्या ठिकाणी नमाज न पडता मशिदींमध्ये नमाज पडायचे किंवा इतर ठिकाणी नमाज पडायचे. मात्र ही जागा कमी पडत होती. त्याला आम्ही अनेक वर्षांपासून कागदपत्राची पूर्तता केली. सन 1979 साली कोपरगावमध्ये माननीय जिल्हा अधिकारी यांनी आदेश दिला होता की 3 एकर 12 गुंठे जागा ही मुस्लिम समाजाला दिली. त्याचे कागदपत्र आमच्याकडे सगळे आहे. आम्ही ते कागदपत्राच्या आधारे नगरपालिकेला वेळोवेळी मागणी केली की सदर जागा साफसफाई करून समाजाच्या ताब्यात द्या. मात्र नगरपालिकेने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. आज 8 दिवसात ईद आली. आम्ही गेल्या 15-20 दिवसापासून समाजाने एकत्रित येऊन याला लोकवर्गणी करून ही जागा स्वच्छ केली. इथले काट्या कुपट्या काढल्या. सदर ठिकाणी दरी आहे, खड्डे आहे, तीसुद्धा त्याची आम्ही म्हणजे भरायचं काम चालू आहे. या ठिकाणी आमचे शंकररावजी कोले साहेब यांनी आम्हाला या कामासाठी बरीच मदत केलेली आहे. शंकररावजी काळे साहेबांनी पण भरपूर मदत केलेली आहे. आता जे चालू असलेलं काम आहे यामध्ये आम्हाला समाजाला थोडीशी गरिबी असल्यामुळं समाजाला इथं पैशाची गरज पडत होती, म्हणून आम्ही दोन्ही शंकरराव काळे कर्मवीर शंकरराव काळे कारखाना व शंकररावजी कोले यांचा कारखाना यांच्याकडून आर्थिक मदतीची मागणी केली. तर त्यांनी आम्हाला फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून आम्हाला इथं त्यांनी मदत दिली. आता जे इथं 2 मिनटापूर्वी आमदार स्नेहलताताई कोल्हे यांनी पण भेट देऊन गेल्या आणि त्यांनी शब्द दिलं की शासनाकडून तुम्हाला आम्ही बरोबर निधी मिळवून देऊ, तुम्ही आहे ती जागा लेवल करा, साफसफाई करा, यापुढची मदत मी 100% करेल असं आमदारताईंनी पण सांगितलं. तर माझी शासकीय अधिकाऱ्यांना व प्रतिनिधींना एक विनंती आहे, कोपरगाव शहरामध्ये जे हे मुस्लिम समाजावर जे काही अडचणी येतात त्याच्याकडे लक्ष द्यावा
आणि जे असे प्रलंबित प्रश्न आहे ते सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. आज आमच्या कोपरगाव तालुका मुस्लिम विकास कमिटीने हे जे कार्य जे हातात घेतलं त्यात आमचे आयुब भाई असतील, इम्तियाज भाई असेल, पप्पू सय्यद असेल, करीम भाई कुरेशी असतील, या सगळ्यांनी मिळून या कामात लक्ष घातलं म्हणून हे काम आमच्या हाती आलं. मात्र काही राजकीय पुढारी याच्यात वेळ न देता वरचेवरच फक्त आम्ही केलं करतात. तर त्या पुढाऱ्यांना पण माझी विनंती आहे की समाजाला वेळ द्या. तुम्ही नेत्यांचं काम करतात, विविध पक्षांचं काम करतात, तर तुम्ही समाजात ज्या पक्षाचं काम करत असतील त्या पक्षाच्या नेत्यांना पुढं घालून इथं आणा आणि समाजाला पुरेपूर निधी मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करा. जी जुनी ईदगाह मैदान आहे तर ह्या ईदगाह मैदानचं फक्त 7 गुंठे जागा आहे आणि 7 गुंठे जागा असताना ती जागा काही पुरत नव्हती आणि आमच्या प्रत्येक रमजान ईद बकरीद ह्या सणाला हेळसांड तकलीफ डुकराचा इकडे तो सुळसाट असायचा, खूप तकलीफ व्हायची. तर हे गेले आमच्या जुन्या लोकांनी 1979मध्ये माननीय पालकमंत्री हे महसूल मंत्री असताना शंकरराव कोल्हे साहेबांनी शिफारस केली होती आणि त्याचं असं आहे की आमचे मुस्लिम विकास कमिटी, मुस्लिम युवा मंच, त्यांचं मुस्लिम जिल्हा ही अमनबाईची मनियारची, त्याच्यानंतर आपले मनसेचे दुसरे अजून बरेचसे कार्यकर्ते आणि मावळा ग्रुप, इंडियन टायगर, त्याच्यानंतर परत मुस्लिम युवा मंच आणि अजून इकरा ग्रुप आमच्या असलम भाईचे, या सगळ्या लोकांनी पूर्ण मनापासून ह्या कामाला साथ दिली आणि आम्ही दोन्ही कारखान्याकडं माननीय बिपिनदादा कोल्हे साहेब आणि सनयता कोल्हे आमदार आमचे ह्या लोकांनी आम्हाला अगदी मदत करण्याचं पूर्ण आश्वासन दिलं आणि त्यांच्या मदतीखाली काम चालू आहे. हे काम करत असताना आम्हाला भरपूर अडचणी आली, पण अडचणी आणणार सुद्धा आम्ही आनंद मात्र ठीक आहे. अडचण आली म्हणजे माणूस कामाला परत ताकद येते. मला प्रत्येक वेळा कुठं काही म्हणजे फाईल फेकण्यात आल्या, गेल्या 2-3 वर्षापासून मी ह्या कामामागे होतो आणि पूर्ण कोपरगाव शहरातील नवयुवक आणि जे वयस्कर सगळ्या लोकांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि आम्हाला साथ दिली आणि या साथीमधून एकटा माणूस कुठेही कोणी काही करू शकत नाही किंवा इथलं संघटन कुठलं काही शकत नाही. आम्हाला सर्व लोकांनी साथ मिळत गेली आणि इथून पुढे त्यांचं आश्वासन की मिळत जाणार आहे. आणि आमची ही जागा जी आहे ते 3 एकर 12 गुंठे जागा आम्हाला शासनाने मंजूर केली आहे आणि याचे जे आहेत आमच्या जे टाउन प्लॅनिंग आहे याच्यामध्ये सुद्धा याचं आमचं हे दफनभूमी म्हणून त्याची सँक्शन झालेली हे आहेत आणि पूर्ण कागदपत्र आमचे महमूद भाई आमच्याकडे पूर्ण कागदपत्र आहे. कागदपत्राचे ठराव आहे 2-3 सगळं आहेत. कुठली काही अडचण नाही, काही नाही. फक्त एवढंच आहे की आम्ही यांचे म्हणजे नगरसेवक या सगळ्या गोष्टी आम्हाला मदत पाहिजे आणि त्यातूनच हे सगळं होईल. आम्ही एक कारण आमचा जो समाज आहे हा फक्त झोपडपट्टीत राहणारा खूप गरीब समाज आहे. माझा समाज त्याच्यामुळे आर्थिक मदतीची आम्हाला गरज पडते. तर ह्या लोकांची आम्हाला खूप गरज पडते. मुख्य अधिकारी पण यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. त्यांनी पण वेळोवेळी सांगितलं तुम्हाला काय मदत लागेल ते तुम्ही आम्हाला सांगा, ते पण मदत करायला आम्हाला तयार आहे. आमचे इथले नगरसेवक जे स्थानिक नगरसेवक ते सुद्धा मदत करायला तयार आहे. शिल्पाताई दरेकर या ज्या आहेत मुख्य अधिकारी यांनी पण आम्हाला मदत केली आणि त्यांनी आश्वासन पण दिलं की इथून पुढे काही अडचणी आल्या तर आम्ही तुम्हाला मदत करू. त्यानंतर मी इथले जे आहेत राजकर आणि केतन कुलकर्णी ह्या लोकांचे आमचे दक्षिण बाजूला जागा असताना त्यांचं सुद्धा सहकार्य लाभलेलं आहे आणि भूमी अभिलेखांनी त्यांनी अगदी मोजणी करून केलेलं कट आमची हद्द कायम करून दिली. ते बी त्यांचे पण आम्ही आभार मानतो आणि इथून पुढे त्यांचं पण सहकार्य येईल अशी मी त्यांची अपेक्षा बाळगतो. आणि मला जे 2 शब्द मी बोललो तर हे सगळे समाज कुणाचे नाव जर घ्यायचं किंवा कुठले संघटन नाव घ्यायचं तर मी त्यांची हे करतो व माफी मागतो. चुकून जर राहिलं असेल तर आम्हाला सगळ्या संघटनाचे सगळ्या हिंदू मुस्लिम सगळ्या संघटनेची आम्हाला मदत मिळेल. इथं केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए GR के अनुसार अब शहर के सभी मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स रात भर चालू रहेंगे ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार खान पान और खरीदारी कर सकेंगे. लेकिन इसके पीछे कई खतरे भी हैं. इस विषय पर लोगों के विचार. राज्य सरकार ने एक नियम पारित किया है कि नाइट लाइफ में रेस्टोरेंट हो, थिएटर्स हो, मॉल्स हो, वो चालू रहेंगे 24 घंटे. मगर क्या यह उचित नियम है? यही मुद्दा है आज का और ये मुद्दा जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ में कुछ लोग हैं. आइए उनसे बात करते हैं, उनकी क्या राय है. सरकार द्वारा एक मुद्दा पारित किया गया था कि जिसमें 24 घंटे मॉल्स, रेस्टोरेंट, थिएटर्स चालू रहेंगे. कितना उचित मानते हैं इस फैसले को? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है. रात भर अगर दुकानें चालू होती तो गुनहगारी और बढ़ेगी. जहाँ तक है रात भर में कौन सी खरीदारी होती है. ज़्यादा होटल रहेंगे और वाइन और बार की दुकानें ज़्यादा चालू रखने के लिए जैसा कि नियम में कहा गया है कि 10 लोग
जहाँ नौकरी करते उन्हीं लोगों को है। तो ये बार और रेस्टोरेंट यही लोग चलो कर रहेंगे। अगर यहाँ अगर रात भर तमाशा जो चालू होगा, इस तमाशे को रोकने के लिए हमारे पास सुरक्षा यंत्रणा नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है। आज खुफिया का भी ध्यान इसकी तरफ नहीं है। जहाँ तक हो या नागपुर में रोज़ के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, गुनहगारी का अगर रेशियो आप देखेंगे नागपुर का बहुत ज़्यादा है, और उसमें ही ये और नियम आना वापिस से गुनहगारी को और ज़्यादा सपोर्ट देने वाली बात है। मगर जिस तरीके से अगर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए क्योंकि महिलाएं भी रात में मॉल में जाएगी, वहाँ पे काम भी करेगी, कोई महिलाएं जो है रात में खरीदारी भी करेंगी, उनकी सुरक्षा को लेके भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उपस्थित होता है। क्या कहना चाहेंगे? महिला को तो सुरक्षा नहीं है, रात में महिला जा ही नहीं सकती, नागपुर सिटी में घूम ही नहीं सकती है। नहीं तो कितना उचित मानते हैं इस तरीके के निर्णय को, कि क्या सही में ये उचित है निर्णय की और भी कई मुद्दे हैं उस पर सरकार ना ध्यान देते, इस तरीके के मुद्दे पर ध्यान दे रही है, शहर को स्मार्ट बनाने के? नहीं, शहर को स्मार्ट बनाने के ध्यान दे रही है, महिला पर ध्यान देने की नहीं उचित नहीं है। मगर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अगर सुरक्षा की तो एक बात होगी, सरकारी यंत्रणा कितनी तत्पर रहेगी, क्या वो तैयार है इस मसले को लेके या फिर इस नियम को लेके? देखिए, नागपुर की सुरक्षा यंत्रणा और नागपुर की पुलिस जो है, अभी अगर आप फ़ोन लगाओगे और 5 जो क्विक रिस्पांस टीम्स होती है वो महिला हेल्पलाइन नंबर पे भी कम से कम आधा घंटे के पहले वो पहुंच नहीं पाते। वहाँ पे दिन की बात ये बताओ, रात का तो कोई सवाल ही उठेगा नहीं। कम से कम खुद पुलिस वाले ही सोते रहते हैं भरे जीप में, आप रास्ते चौराहे पर देख सकते हैं। ऐसे हालत में ये जो निर्णय है महिलाओं के सुरक्षा के हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है, और ये सोची समझी साजिश है कि इधर उधर से कहीं से न कहीं से लोगों के कुछ खास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे पे ध्यान देना, जहाँ तक कि लोग उसमें उलझ पड़े। और मेन जो जिस विषय पे चर्चा होनी चाहिए इस राज्य में, इस देश में, इस जो मेन समस्या है हमारी, उस पर ध्यान न देते हुए ऐसे कुछ तो भी पिल्लू छोड़ देने का और उसमें ये सारी बातें करते रहने का। महिलाओं के सुरक्षा के बारे में दिन में जहाँ गारंटी नहीं है वहाँ रात का कहाँ। और रही बात बड़े बड़े मॉल्स में जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे आजकल काम करते, बाल कामगारों का बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित होगा, उस पर तरफ कौन ध्यान देगा। दूसरी बात, जो रात बेरात जाने वाले कर्मचारी हैं उनके आरोग्य पे भी तो परिणाम होगा, उनके आरोग्य की भी समस्या खड़ी होंगी। फिर ये सब सारी चीज़ें जो जिससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, इस पे मुझे लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है किसी बड़े उद्योगपति या तो कुछ ऐसे ग्रुप के दबाव में लिया गया है। और देवेंद्र फडणवीस जैसे अच्छे और समझदार मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि ऐसे दबाव में निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि इस पर फिर से सोचा जाए, महिलाओं के बारे में, इस यहाँ के जो कामगार हैं उनके बारे में। पुलिस भी हमारे पास कम है, उस पुलिस जो संख्या बढ़ानी चाहिए उस तरह से बढ़ा नहीं पा रहे, फिर और ऊपर से उन पे कुछ लाद देना ये ठीक नहीं रहेगा। इस समस्या का इसमें हल न होते हुए दिन ब दिन समस्या बढ़ती जाएंगी, क्राइम बढ़ते जाएगा, क्राइम रेशियो कम न होते हुए दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी तो क्राइम बढ़ा है, बाद में न जाने महिलाओं के अत्याचार, बाल गुनहगारी के तरफ में, और रात बेरात में जो किडनैपिंग होती है वो भी सब हो जाएगा। और खुलेआम लोग गुंडागर्दी करेंगे, रात जैसे दिन में करते वैसे रात में भी करना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि फडणवीस साहब ने इस बारे में सोचना चाहिए और इस निर्णय को तुरंत ही बंद करना चाहिए। जो अभी चल रहा है रात के 11 बजे तक का, वो समय काफ़ी है हमारे लिए, और वो सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे संस्कृति की दृष्टि से भी, संस्कृति की भी अगर हम बात करेंगे तो रात बेरात की संस्कृति हमारी नहीं है। हमको रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये हमारी संस्कृति है और हमारे हेल्थ के हिसाब से भी वो बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। ऐसा न होती हुए पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चरल को यहाँ लागू करना बोले तो हमारी खुद की अपनी जो मानवता वाली जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी तहस नहस कर देने की शायद इसमें मुझे साजिश लगती है। मगर किस तरीके से, जिस तरीके से निर्णय ले गया है, सरकार का कहना है कि बदलाव आएंगे, एक नई स्मार्ट सिटी को लेके स्मार्ट लोग रहेंगे, एक बदलाव की ओर देखते हुए निर्णय ले गया। आपका क्या निर्णय है इसमें? बदलाव किस अवस्था में चाहिए, बदलाव किस चीज़ में चाहिए, वो पहला मुद्दा होना चाहिए। विकास यदि चाहिए तो विकास किसका होना चाहिए? सभी लोगों का विकास होना चाहिए। विकास से सारे लोगों के हर घर में कुछ ना कुछ पूंजी जाएगी, पैसा जाएगा, और ये श्रम से पैदा होता है। यदि श्रम बढ़ाना है, आपको उत्पादन बढ़ाना है राष्ट्र का, तो उसके लिए आपको सार्वजनिक आरोग्य धोखे में नहीं डाल सकते। उसको आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी सरकार सार्वजनिक आरोग्य के पर कोई भी ध्यान दे नहीं रहा है, और उसके ऊपर जो पैसा खर्चा हो रहा है वो भी दिन ब दिन कम किया जा रहा है, उसमें कटौती किया जा रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों का हालत, महिलाओं की हालत,
और बच्चों का सबसे बड़ा जो मानवीय हक है उसका यहाँ पे हनन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है और उस तरफ सरकार ने देखना चाहिए। तीसरा, हम मानते हैं कि विस्थापना वाले जो विभाग है, जो इंस्पेक्टर है, वो आते हैं और 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद यह ऑफिस खुलना नहीं चाहिए, बंद रहना चाहिए, इसकी ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन यह सारी ज़बरदस्ती सार्वजनिक हित में है और बच्चों का शोषण हो सकता है इसमें, क्योंकि ये बच्चे बड़ी मुश्किल में आपात स्थिति में आते हैं ऐसे आस्थापनाओं में और काम करते हैं, डे नाइट काम करते हैं और वो शिक्षा से भटकते हैं और इससे सबसे बड़ा परिणाम बच्चों की शिक्षा के पर होना है और महिलाओं की सुरक्षा पर होना है। तो सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए और सोच के लोगों से विचार विमर्श करके इस निर्णय को सोचना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने लिया है, ऑनलाइन जो रिटेलर है उन्हें सीधे सरकार का कहना था कि ऑनलाइन रिटेलर है वो उनको ख़त्म करना चाहती है, उस वजह से निर्णय लिया। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन वाले जो रिटेलर्स है इनके लिए ये निर्णय जो मध्यम व्यापारी है या लो लेवल का, जिसमें बहुत कम कर्मचारी 2, 4, 5 कर्मचारी काम करते हैं, इनके लिए ये निर्णय बहुत ही घातक है। इनसे जो उनका आय है वो बन नहीं पाएगा जिस तरह से आज उनका आय अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन ये निर्णय लागू होने के बाद में उनका आय जो है वो व्यापारियों का, जो मध्यम व्यापारी है, उनका आय कम हो जाएगा। मुझे लगता है ये निर्णय जो लिया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। शासन ने ये निर्णय रद्द करने की कोशिश करने को। मगर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छोटे व्यापारियों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा, इसका बड़े व्यापारी अमीर होते जाएंगे, छोटे व्यापारियों का धंधा कहीं ना कहीं मार खाएगा। इसमें आपको क्या लगता है? सरकार को बड़े व्यापारियों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जनरली राष्ट्र का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, यदि आप ये सोचते हो तो सार्वजनिक हित भी रखना चाहिए। जैसे बिजनेस हाउसेस का जो हित आप रखते हो, वैसे छोटे उद्योगी जो है, उद्यमी जो है, उनका भी हित रखना चाहिए। उसके साथ साथ उनके यहाँ काम करने वाले लोग जो है उनका क्या बेनिफिट्स है वो भी सोचना चाहिए। सिर्फ इनकम, राष्ट्र की उत्पादन बढ़ाने से यदि दूसरी चीज़ों की तरफ यदि घटौती होती है या फिर नुकसानदायक चीज़ें बढ़ सकती है तो उसको रोकना चाहिए। मगर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि व्यवहार होंगे वो नगद राशि के तौर पे होंगे, मगर सरकार का ऐसा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेबिट कार्ड यूज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो रहेगी कि जो नगद की रहेगी, कि डकैती के मामले जो बढ़ जाते हैं कि मॉल में या फिर दुकानों में, वो कहीं ना कहीं कम होंगे। मगर इस तरीके की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं नागरिकों ने एक्सेप्ट करनी चाहिए, ऐसे लगता है। नहीं, ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन आप जनरली देखोगे तो सवेरे 6 से रात को 8 बजे के बीच में बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन 10 बजे के बाद ट्रांजैक्शन होता नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी सुरक्षा की है। सुरक्षा कहाँ से दे पाओगे? एक तो पहले ही पुलिस की कमी है यहाँ पे, और उसके ऊपर आप यदि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन दोगे तो क्या डबल आप पुलिस विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने वाले हो? ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना, लोगों को लुभावना करने के लिए कि भैया हमने ये डिसीजन लिया, हमने ये किया, इसके वजह राष्ट्र की उत्पादन बढ़ेगा, विकास होगा, ये लुभावनी चीज़ें करने से काम नहीं चलेगा। आपको विशेष ढंग से उसको सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र का उत्पाद कैसे हो, उत्पादन कैसा बढ़े, विकास कैसा हो और हर एक का आरोग्य कैसा सुरक्षित रहे, शिक्षा कैसी हर बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये मेन मुद्दे जो है, जो हटकर हमारे सामने भलते ही मुद्दे आते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसे मुद्दे को, और सरकार ने भी लोगों को ऐसे लुभावने मुद्दों से मेन मुद्दे से हटाना नहीं चाहिए, और लोगों ने भी सोचना चाहिए कि नहीं, ये लुभावने मुद्दे हमें कोई काम के नहीं हैं। मगर जिस तरीके से अगर बात की जाए सुरक्षा यंत्रणा तो एक अलग होती, सरकारी यंत्रणा जो रहेगी कि जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, टैक्सेस हो गए, ये अधिकारी कितनी तत्परता दिखाएंगे इस मसले को लेके? नहीं, किसी भी प्रकार की इस बारे में कोई सिक्योरिटी नहीं है। फ़िलहाल तो दिन में जब वो लोग अपनी ड्यूटी बजाते हैं और कहीं वो किसी भी होटल में या तो कहीं ऐसे कहीं दिनों तक का सड़ा हुआ अन्न भी कहीं हमने देखे हैं, समोसे देखे हैं, ऐसे जो
तुम खा नहीं सकते, मजबूरी में कुछ लोग अगर खा भी लेते हैं रात को तो उनकी भी आरोग्य का सवाल उठ जाएंगे। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2 रुपये कमाने के चक्कर में, 2 रुपये गवर्नमेंट को मिलने के चक्कर में तुम 20 रुपये का खर्चा अगर तुम दूसरे आम लोगों पे करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि ये घाटे का सौदा हो सकता है। मगर सरकार की ओर से तो कई मुद्दे और भी है, जिस तरह से विदर्भ में अगर किसान आत्महत्या को देखा जाए तो सबसे ज्वलनशील मुद्दा वो होता है। इस तरीके के मुद्दों को लेके क्या आपको लगता है कि सरकार जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे साफ साफ ये इसमें नज़र आ रहा है, ये किसी को भी नज़र आएगा जो सोचने वाला आदमी है, जो भी महाराष्ट्र के बारे में, जो भी विदर्भ के बारे में सोचता है, उसको ये सीधे सीधे तौर पे समझ में आ जाएगा कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है वो बिल्कुल एक कुछ खास मुद्दों के जो मेन मुद्दे हैं समाज के हिसाब से या तो विदर्भ के हिसाब से, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया है। और रही बात सुरक्षा यंत्रणा की, तो रात बेरात में तो पुलिस वाली भी महिला होती है, महिला पुलिस वाले कहीं ऐसे कांस्टेबल है, उनकी भी सुरक्षा का फिर सवाल उठ जाएगा। अब जो सुरक्षा देने वाला है उनकी अगर सुरक्षा की बात अगर कल चल के मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे तो फिर वो इसी पे क्या सोचेंगे। रही बात, और सुरक्षा तो अलग चीज़ है, सामाजिक जो वातावरण होता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट, वो तो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है किसी भी बिना सोचे समझे और किसी ने बोल दिया और हमने ले लिया, ऐसा बेधड़क तरीके से जो निर्णय लिया है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारे समाज के हिसाब से भी, विदर्भ के जो मेन किसान हैं उस किसान को इसमें से कौन सा फ़ायदा होने वाला है। आप डेवलप करना चाहते हो तो डेवलप किस बात का करते हो? आपको तो डेवलप बोले तो किसी 2 आदमी का या तो किसी 3 आदमियों का डेवलप बोले तो विकास नहीं होता, वो आम आदमी तक का उस डेवलपमेंट का फ़ायदा अगर पहुंचाना है तो फिर इस तरह से जो बड़े बड़े जो सेंट्रलाइजेशन होता है, जो इकोनॉमिकल सेंट्रलाइजेशन होता है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। छोटे छोटे गुटों में ये सब पैसा अगर बढ़ता है तब वो सही मायने में विकास हो सकता है। और ये जो विकास की जो अपने को परिभाषा बता रहे हैं कि इससे विकास होगा, ये विकास नहीं, ये सब हम लोगों के दिशा भूल करने वाली चीज़ है। इस वजह से मुझे लगता है कि नागपुर सिटी के और विदर्भ के और महाराष्ट्र के जितने भी जागरूक लोग हैं जो समाज की अच्छाई के लिए जो काम करते हैं, उसने सब लोगों ने खड़े होकर इस निर्णय का खुले तरीके से विरोध करना चाहिए और ये निर्णय लागू महाराष्ट्र में तो होना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार ने कह दिया कि स्मार्ट बनाना है लोगों को, मगर नागपुर ही खुद स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल नहीं है, तो किस तरह से स्मार्ट बनेगा? इस तरह के निर्णय लेने से क्या लगता है आपको कि लोग स्मार्ट बनेंगे, सिटी स्मार्ट बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई स्मार्ट नहीं बनने वाला है। जो स्मार्ट की जो अफवाह है वो अफवाह की तरह रहेगी कि स्मार्ट बनने का सवाल ही नहीं उठता। जिस दिशा में कदम उठाया जा रहा है कि रात भर में दुकानें चालू होंगी, या मुझे बताइए कि आपने गवर्नमेंट के ऑफिस भी रात भर के लिए चालू करे हैं? फूड का ऑफिस रहेगा जो रात भर रहेगा, या दुकानों की जो है ये रात भर आपने चालू किए, ये जीआर आपने निकाला नहीं है, फिर आपके पास स्ट्रक्चर कहाँ है? इनके लिए भी लगेगा ना आपको पुलिस व्यवस्था। जो बाकी लोग जो बोल रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था भी डबल लगेगी, आपके पास कौन सी सुरक्षा व्यवस्था है कि डबल रात में काम करने वाली है? कि आपके पास नहीं है। आपके पास फूड के ऑफिस रात भर खुले रखना है, आपके पास व्यवस्था आपने की है? नहीं कि आपने इसका जीआर तो निकाल दिया, लेकिन इसके माध्यम में लगने वाले सारे जीआर कहाँ हैं? इसके तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है। यानी आप एक जीआर दे दिए, लोगों को लुभावना कर दिया। यानी बड़े व्यापारियों के लिए सरकार है। यानी जब बाबा साहब बोलते थे कि अगर व्यापारियों के हाथ में सरकार जाएंगी उस दिन देश डूब जाएगा, वही होते जाते दिखाई दे रहा है कि बारंबार अगर आप व्यापारी कुछ बड़े व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं कर रहे आप, बड़े व्यापारियों के लिए या मॉल जैसे बड़े व्यापारियों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, फिर रिलायंस और इन लोगों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर सवाल ही नहीं उठता। फिर आपकी सरकार आम हित के लिए काम नहीं कर रही, आप सिर्फ रिलायंस और बड़े बड़े लोगों का आप देखिएगा। आम आदमी तो आत्महत्या कर ही रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। स्मार्ट तो हो गया नहीं है। स्मार्ट यानी क्या है? स्मार्ट यानी आप किस तरह का स्मार्ट चाहते हैं? टाई और कोट लगाया स्मार्ट, फिनिश, लेकिन उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, ये स्मार्टनेस कहाँ से आएगा? उसका घर में बीमार पड़ी हुई माँ है, उसका क्या करोगे आप? आरोग्य व्यवस्था आपकी चरमरा हो गई है, आपके पास 24 घंटे में डॉक्टर्स नहीं है आपके पास, आप किस बात की कर रहे हैं कि आप 24 घंटे दुकान खोलने की बात लेकर बैठे हुए? अगर आपको स्मार्ट करना है तो स्मार्ट आरोग्य व्यवस्था करिए, अगर आपको स्मार्ट करना है तो स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था कीजिए, अगर आपको स्मार्ट करना है तो आपकी अन्न धान्य की स्मार्ट व्यवस्था कीजिए, तो मान लिया जाए। तो इस तरीके के जो निर्णय है आपको क्या लगता है, आप सिरे से खारिज करते हैं कि क्या राय रखते हैं आप इसके? बिल्कुल साहब जी, एक बात बता रहा हूँ, स्मार्ट बनना किसको कहा जाएगा? स्मार्ट किस सिलसिले में? वो तो ये तो जो गवर्नमेंट ने जीआर निकाला, ये तो मुझे लगता है वो सलमान खान जैसे वाली बात है। ज़्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए पूरे कपड़े उतार के फेंक देने वाली जो बात होती है ना, ठीक वैसा ये निर्णय है। इसलिए मुझे लगता है कि इस निर्णय की तरफ गवर्नमेंट ने सही में ध्यान देना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब तो बड़े समझदार है, मुझे लगता है कि उनको सब अच्छी बुरे सारी चीज़ों का ज्ञान है। उन्होंने इस तरह का निर्णय किसी भी सूरत में लेना नहीं चाहिए, ले लिया है तुरंत में ख़त्म कर देना चाहिए। और इस स्मार्ट के चक्कर में अपना कपड़े उतारने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो कितना चलन बढ़ेगा रात में शॉपिंग का, आपको क्या लगता है? लोग सोते हुए कहाँ आएंगे? लोगों को नींद चाहिए,
और आप यदि इस तरह के काम चलाते हैं कि भैया रात को काम चलना चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं है। और इस संस्कृति को जो संस्कृति के रखवाले हैं वही यदि संस्कृति के ऊपर हथौड़ा लगाएंगे तो क्या और किससे अपेक्षा करेंगे आप। तो इसके बारे में तो सोचना ही चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति अच्छी मानी जाती है, अच्छी कौटुंबिक व्यवस्था है, यदि वो कुटुंब में सोएगा नहीं, रहेगा नहीं, तो वो कुटुंब व्यवस्था कैसी रहेगी, वो कुटुंब व्यवस्था ही तहस नहस होगी। इसलिए इस बारे में सरकार ने सोचना चाहिए और अच्छे दिल से सोचना चाहिए कि सही में हम संस्कृति का जतन कर रहे हैं या नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से सरकार का कहना है कि युवा लोगों में अच्छी खासी लोकप्रिय है, बेंगलोर रहे, हैदराबाद रहे, मगर नागपुर के युवा आज तक उतने कैपेबल नहीं हो पाए जितने वहाँ के लोग हो पाए। तो इस तरीके के जो मॉल्स रहेंगे, शॉपिंग रहेगी, कितना खासा आप देखते हैं युवाओं में ये? युवाओं में भी उतना कोई प्रोत्साहन अपने नागपुर में या विदर्भ में नहीं मिलेगा। जो रिस्पांस वो चाहते कि चेन्नई जैसे या बॉम्बे, दिल्ली में अगर वो कल्चर होगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो कल्चर वहाँ पे बहुत डेवलप हो गया होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट सोच रही है, मुझे नहीं लगता कि युवाओं का भी इस ऐसे निर्णय को बहुत ज़्यादा रिस्पांस रहेगा करके, क्योंकि ये तो भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने वाला निर्णय है। तो शायद फिर से इसके बारे में सोचने को ना शासन ने, और हमारी तो रिक्वेस्ट रहेंगी कि जल्द से जल्द ये निर्णय रद्द किया जाए। तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने साफ तौर पर सरकार के इस निर्णय को सिरे से खारिज कर दिया है। कैमरा पर्सन मयूर के साथ स्वप्निल पराड, नागपुर। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।